कौन सा चल रहा है? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 18 है ना। और चैप्टर 5 चल रहा है सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स का चौथा चैप्टर है। पहला वाला छोड़ करके बाकी तो सब फ्लूइड का ही पढ़ रहे हैं। पहला वाला ही सॉलिड वाला था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला, उसका विस्कोसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन, डेंसिटी है ना। डेंसिटी तो सबका होता है, बट आप जो पढ़े थे फ्लोटेशन, आयरन नेल डूबेगा, आयरन का बना हुआ सिंक, आयरन नेल डूबेगा, आयरन का ही बना हुआ सिंक फ्लोट करेगा, तो ये सारा फ्लूइड ही मैकेनिक्स का पढ़ा है। इसी में मतलब टोटल बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 5वां चैप्टर सरफेस टेंशन। आज पढ़ेंगे टॉपिक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, बड़ा फेमस टॉपिक है। आज इसको खत्म करना है तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। तो थोड़ा इस डायग्राम को एनालाइज करना। तो ये जो सरफेस है वो ग्लास का सरफेस है। किसका सरफेस है? ये शीशा है, और इसमें पानी भरा हुआ है। घर पर करके भी देख सकते हो। शीशा है, ये पानी है, शीशा पानी, शीशा पानी। तो देखोगे पानी का जो लेवल है जब इस शीशा के साथ टच में आता है तो फोर्सेस ऑफ एडहेशन के वजह से, मतलब ये तुमको ऐसे, इसका मुंह जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता होगा, देखो कभी, ये इस तरह का लेवल, ठीक है। लेवल ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। देखो फिजिक्स में कितना चीज पढ़ना है लेवल क्लास में, कहां से कहां चले आए। अभी तक लेवल पर क्वेश्चन बना रहे थे, तुमको ये भी पढ़ना है कि इसका जो मुंह है, वाटर है ग्लास है, वाटर है ग्लास है, जहां पर वाटर ग्लास के साथ टच में आ रहा है वहां पर इसका चेहरा अगर आप देखेंगे तो ये इसका चेहरा जो है वो कनकेव शेप का हो जा रहा है। इसको कनकेव मेनिस्कस कहते हैं। ऐसा मुंह जो है वो कनकेव फेस में ऐसा झुका हुआ आपको दिखता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब ये डायग्राम को एनालाइज कर लेना। ये क्या था? ग्लास, इधर भी ग्लास का कंटेनर था, ये बीच में कौन था? पानी। और इसका जो मेनिस्कस है देखो कैसा शेप का है, इसका मेनिस्कस जो है वो कनकेव शेप का है, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो क्या करना, आप थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसका लिक्विड सरफेस है, लिक्विड का सरफेस, और ये सॉलिड का सरफेस। ये वाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। इंग्लिश मीडियम को तुम लोग इतना तो समझोगे। ये वाला जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से हमें टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है? टेंजेंट। टेंजेंट लेकिन पानी का सरफेस के अलोंग बनाना है। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर बनाएंगे तो पानी के सरफेस के अलोंग, इसे ऊपर नहीं बनेंगे क्योंकि ऊपर है ही नहीं पानी का सरफेस, इसका मुंह नीचे की तरफ से कनकेव है। अरे सबको समझ लो, यहाँ पर क्या बना? ये टेंजेंट बना, कोई दिक्कत? और ये था हमारा सॉलिड सरफेस, ये वाला लाल पेन से ये किया हुआ, ये सॉलिड सरफेस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिक्विड का सरफेस। और यहां से क्या बना है? टेंजेंट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। याद रहेगी बात, बड़ा फेमस टॉपिक है। डेफिनेशन क्या है? द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट makes with the solid surface inside the liquid is called angle of contact theta। अरे समझ में है ना। और ये मुंह नीचे की तरफ, ये प्लेन क्यों नहीं रहा, ये नीचे की तरफ है क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है उसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से हम लोग पढ़े थे। एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दो तरह का है, कोहेशन का है, एडिशन का है। देखा ये गया है, चैप्टर का नाम ही है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी है। देखा यह गया है कि ऐसे केसेस में जहां लिक्विड कंटेनर को भिगा सकता है, वेट, इस वर्ड पर अंडरलाइन करके जोर लगाना, जिस केस में लिक्विड सॉलिड को भिगा सकता है, वेट कर सकता है, केवल उसी केस में जो मेनिस्कस बनेगा ये वाला, वो लेवल नहीं होकर के कैसा हो जाएगा? वो कनकेव मेनिस्कस का होगा। अरे समझ। और इस केस में ये वाला एंगल को अभी मैं समझा दिया, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अभी बताया गया। इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इस डायग्राम में देखो, अभी तो कुछ लोग मैथ्स वाले हैं, कुछ लोग नॉन मैथ्स वाले, बट ये तो 6-7 क्लास का मैथ्स है। ये एंगल एक्यूट एंगल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्यूट एंगल है। तो इस केस में थीटा का वैल्यू जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो क्या क्या समझे? कंटेनर ग्लास का है, इसमें पानी है, पानी ग्लास, पानी ग्लास, पानी ग्लास को भिगा सकता है। उस केस में ये जो लेवल है वो सीधा नहीं रह करके ऐसे कनकेव शेप में मुड़ा हुआ रहता है इसका मेनिस्कस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सॉलिड सरफेस और लिक्विड का सरफेस पर जो टेंजेंट बनाते हैं, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट उस केस में जहां पर लिक्विड सॉलिड को, लिक्विड सॉलिड को, लिक्विड सॉलिड को वेट कर दे, भिगा दे, वहां पर ये वाला जो एंगल बनता है
वो एक्यूट एंगल का बनता है, और उसका जो शेप बनता है मेनिस्कस का वो कनकेव होता है, जिस केस में लिक्विड जो है कंटेनर को भिंगा दे तब। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, और 99% क्वेश्चन जो हम लोग इस चैप्टर का करेंगे, 99% इस चैप्टर का जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का, उसमें हम लोग एक्यूट एंगल वाला ही करेंगे। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है, ये है मरकरी, क्या है ये लिक्विड जो है वो मरकरी है। ये जो लिक्विड है बॉस, इस केस में अब यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, वो क्या है, ये मरकरी है, और मरकरी है, और ये कंटेनर अभी क्या है, ये शीशा है अभी भी। और हम लोग देखे हैं कि मरकरी जो है वो शीशा को वेट नहीं करता है, आपके थर्मोमीटर में आप लोग देखे होंगे, ये मरकरी शीशा को भिगाता नहीं है। उस केस में इसका जो मेनिस्कस है ये कनकेव नहीं बन करके इसका मेनिस्कस कन्वेक्स बनता है। यही इस चैप्टर का नाम है, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर का प्रॉपर्टी है, फ्लूइड के अंदर डाल दिया, सॉलिड के अंदर डाल दिया, वो सब ठीक है, बट चैप्टर का नाम बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। जिस केस में, इन केस वेयर लिक्विड डज नॉट वेट द कंटेनर, उस केस में लिक्विड का जो मेनिस्कस होता है वो कन्वेक्स होता है, इसको याद रखना है। एग्जांपल आपके किताब में खास करके वाटर ग्लास और मरकरी ग्लास ही दिया हुआ है। क्वेश्चन भी जो आपके जेईई मेंस नीट में है वो वाटर ग्लास मरकरी ग्लास का ही दिया हुआ है, टू बी प्रिसाइज वाटर ग्लास का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाएंगे, अभी क्या रूल क्या बताया था, ये सरफेस है, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट खोज लो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सॉलिड सरफेस है ना, जो कि लिक्विड के अंदर होना चाहिए, यहां पर देख रहे हो, मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इसको ख्याल रखना, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये है सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये पहला लाइन। और टेंजेंटवा कहां बनाना है, टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस लिक्विड के मेनिस्कस, मतलब सरफेस के मेनिस्कस पर, ये इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर है ही नहीं, लिक्विड का मुंह ऐसे ऊपर की तरफ से होते हुए जा रहा है, तो इसका इधर बनेगा। यहां पर ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल को हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्लियर कट आप लोग इतना मैथ्स तो जान रहे हैं, अभी अभी मैथ्स भरे छूट भी गया हो, बट ये वाला जो एंगल है वो किसी भी कीमत पर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला एंगल ऐसे केस में जहां पर लिक्विड कंटेनर को ना भिंगा पाए वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है। जिस केस में लिक्विड कंटेनर को भिंगा दे उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ग्लास वाटर और मरकरी ग्लास को ध्यान से याद रखना, यही दोनों आपकी किताब में दिया हुआ है। डेफिनेशन तो सेम रह गया। वाटर ग्लास वाला तो बड़ा फेमस है, एक्यूट में भी मोटा मोटी जो है वो वैल्यू लगभग 0 डिग्री का ही बनता है। वाटर ग्लास के केस में वो एंगल एग्जैक्टली मोटा मोटी जो है वो 0 डिग्री का ही बनता है। ये ऐसे आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, आपको याद नहीं करना। वाटर सिल्वर का मोटा मोटी जो है वो 90 डिग्री का रहता है। वाटर पैराफिन जिससे मोमबत्ती का मोम जो बनता है, वैक्स, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ वैक्स जिससे हम लोग सिर्फ मोमबत्ती बनाते हैं, उसको हम लोग पैराफिन कहते हैं। वहां पर वाटर पैराफिन का एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अबाउट 107 डिग्री। केरोसिन ग्लास के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 26 डिग्री। मरकरी ग्लास के केस में दिस इज अबाउट 140 डिग्री। अरे 1:45 से क्लास तो छूट गया 15 मिनट, तो बार बार पढ़ाऊंगा, मेरा आज वाले दिन क्लास रहता है, मेरा आज वाले दिन क्लास रहता है 12 क्लास। ठीक है, तो ये एंगल हमें याद नहीं करना, वैल्यू किसी का भी हमें याद नहीं करना, वैल्यूज विल बी मेंशन्ड, आपको वैल्यू घर से याद करके नहीं जाने का है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट का। बोलो कोई दिक्कत, पब्लिक को एंगल ऑफ कांटेक्ट। सरफेस टेंशन का लास्ट टॉपिक है कैपिलैरिटी, और कुछ लोग बता रहे कैपिलरी। ठीक है, फेनोमेना इज एक्चुअली में कैपिलैरिटी। ये वर्ड अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन में, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, बट 11th में आते आते ये वर्ड जो लोग ठीक ठाक है अबव एवरेज पढ़ने में, कैपिलरी, कैपिलैरिटी, ये वर्ड आप लोग बायोलॉजी में जरूर सुन करके रहे हैं अभी तक आते हुए। तो बायो वाले लोग ही बताओ कहां पर सुने ये वर्ड, बाकी सभी लोग बता सकते हैं क्योंकि 9th में हम लोग जाने हैं ये वर्ड सुने। ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन और पढ़े वही सेल और टिश्यूज के बीच में से पास होता है। सेल टिश्यू में ब्लड का जो डिफ्यूजन और आर्टरी वेन में, ठीक है। और प्लांट में भी, तो प्लांट में सबसे पहली बार पढ़ो
वही जाइलम फ्लोएम में पहली बार प्लांट ही में सुने होंगे। ह्यूमन का सर्कुलेशन तो ये तो 9-10 में पढ़े, प्लांट में बहुत पहले सुने हो कि प्लांट जो है सैप और क्या बोलते हो, जो हम लोग नॉन बायोलॉजी वाले तो फूड बोलते हैं, बट ऐसे आप लोग वाटर और सैप जो भी होता है, रूट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और कहां तक लेकर के जाता है वो, नहीं तो नीचे से एब्जॉर्ब किया, और जो सैप है और वाटर है, प्रोटीन है, जो भी तुम लोग बोलते हो, वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी फेनोमेना को ही हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। 1 नंबर चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें बहुत कुछ हम लोग डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते रहते हैं। तो ये आप लोग खुद बताएं, कैपिलरिटी ये जो वर्ड है वो आप लोग ब्लड सर्कुलेशन में सुने हैं, और आप लोग प्लांट में सैप का और वाटर का और प्रोटीन का इसी एक्शन से जो है लीफ तक या फिर ऊपर तक जो सैप और प्रोटीन वाटर जाता है प्लांट्स में, वो भी इसी एक्शन से कैपिलरिटी। इतना अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात ना करें तो घर पर भी जो तेल रुई में जो तेल लगाते हैं किस तरह से होता है, हम लोग है ना, थोड़ा सा तेल अगर लगाए फिर वो जो पूरा जो है वो ऊपर तक चले जाता है ना। नहाते समय जो तौलिया से जो कपड़ा पोंछते हैं, मतलब जो तो तौलिया थोड़ा सा करने पर पूरा जो गीला हो जाता है आपका, है ना, मतलब तौलिया में भी वाटर जो है वो बहुत तेजी से कैपिलरिटी एक्शन से ही मूव करता है। एंड मेनी मोर, इस तरह का बहुत सारा एक्शन जो है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। वो पहले इंक पेन से लिखते थे, आजकल तो लिखते नहीं है, वो क्या फाउंटेन पेन क्या बोलते हैं, इंक डालते थे उसमें टच करते थे तो वो सोख लेता था पूरा, है ना, पूरा जो इंक को है वो सोख लेता था। अभी भी मार्कर वगैरह में भरने में, इंक भरने समय उसका यूज हम लोग अभी भी करते हैं। तो दिस इज कैपिलरिटी। क्या होता है, तो ये सब तो हो गया डे टू डे लाइफ में, हम लोग चैप्टर के हिसाब से समझ लेते हैं। ग्लास ट्यूब जरूरी नहीं है ग्लास का हो, बट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, हमें वो वाला केस जनरली पढ़ना है जहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट हो, हमें वो वाला केस पढ़ना है जहां पर लिक्विड जो है वो भिंगा दे सॉलिड सरफेस को। बाकी आप यहाँ पे ट्यूब भी लिख सकते हो। अ ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, बोर का मतलब क्या हुआ, जो तुम लोग मेरे को कर रहे हो वो वाला नहीं है, बोर यहाँ पर जो है वो छेद है ना, फाइन बोर होना चाहिए, मतलब जो छेद होना चाहिए जिसके थ्रू एक्शन होगा कैपिलरिटी का, वो छेद छोटा छोटा होना चाहिए। तभी तो तुम लोग अभी एग्जांपल बता रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में बता रहे हो, प्लांट्स में ऊपर के जाने वाला बता रहे हो, इन सब में बोरिंग जो होता है वो बहुत फाइन, मतलब छेद जो है वो पतला होना चाहिए। अ ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। A glass tube of very fine bore throughout the length of the tube is called capillarity। इसी फेनोमेना को ही फेनोमेना ऑफ राइज, अभी तक तुम राइज वाला ही देखे हो, बट एक आध केस में अभी देखोगे फॉल भी होता है इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी, या फिर आप लोग बोलो कैपिलरी सुने हैं तो कैपिलरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैपिलरिटी है ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। कैपिलरी बोल सकते हो, बट फेनोमेना जनरली कैपिलरिटी ही बोलाता है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये जो ट्यूब है उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और जो फेनोमेना है उसको हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, ट्यूब को बता रहे हो, अच्छा ग्लास ट्यूब इसको कैपिलरी, चलो ठीक है, ट्यूब को कैपिलरी कहते हैं, फेनोमेना को कैपिलरिटी कहते हैं, ठीक है, चलेगा। इसको पहले नोट करो, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन को यहाँ पर डायग्राम बनाइए। ये मान लो एक कंटेनर है जैसे कि ग्लास, ठीक है, और उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें अंदर जो है वो पानी, और इसमें एक बोरिंग किए हैं और एक फाइन ट्यूब डाले हैं, मान लो ग्लास का ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और अभी हम लोग देखें कि इसका ये भी आखिर तो ग्लास ही रहा ना, और ये वाटर है तो इसका मुंह क्या होगा, अभी थोड़े देर पहले कनकेव मेनिस्कस इस तरफ ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। और ये कितने ऊपर तक गया, तो कुछ मान लेते हैं कि ये यहां पर करते हैं, ये h ऊपर तक गया, इतने हाइट तक ऊपर गया। ये लिक्विड है, टू बी फेयर अगर आपको समझना है तो यू कैन टेक इट एज, समझने के लिए इसको वाटर मान सकते हो, ग्लास का कंटेनर मान सकते हो, और ये वाला जो किए हो ट्यूब ये भी ग्लास का लेकर के कर सकते हो, ठीक है। और इसका कुछ रेडियस होगा, ऐसे जो मेनिस्कस बना है, ऐसे इसका एक रेडियस होगा ना, ये जो मेनिस्कस बनाए हो इसका एक रेडियस होगा, टेक इट एज r, तो इसका रेडियस को r लो। थोड़ा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसलिए थोड़ा बड़ा फॉन्ट में बनाना, इसका रेडियस को ऐसे r लेना है, इसका रेडियस को ऐसे r लेना है, ठीक है। और अब थोड़ा सा देखो, अभी बनाओ मत, ये डायग्राम थोड़ा सा है समझ में, अब इसका इस वाले फेस को थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूं, तुम लोग बगल में डायग्राम बनाना, काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, इसमें ऐसे में भी नहीं बन पाएगा,
बगल में डायग्राम बनाना और देखना। अभी थोड़ी देर पहले इसमें जो लोग क्लास रेगुलर किए, इसमें क्या बनेगा, ये लिक्विड है और ये ग्लास को भिंगा सकता है, भिंगाएगा टू बी फेयर। यहाँ पर मुंह कैसा बन गया, यहाँ पर मुंह जो है वो कनकेव मेनिस्कस, और यहाँ पर थोड़ी देर पहले बनाया गया था, यहाँ पर बनेगा क्या, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाते थे, उसका क्या रूल बताया गया, टेंजेंट कैसे बनाते थे, ये सरफेस था और इसका सरफेस देखते हुए ऐसे बनाते थे ना, ठीक है। और यहां पर बनता था तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया थीटा, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। अब इसमें गेम में लाते हैं सरफेस टेंशन को। अब गेम में सरफेस टेंशन था, ये मुड़ा ही है, मुंह मुड़ गया कब, जब ये जो लिक्विड है ये एटमॉस्फेयर के टच में आया। सरफेस टेंशन सिर्फ ऊपर वाले लेयर में काम करता है तो दिख रहा है, और वो गाढ़ा हो गया, ऊपर वाला मुंह तो ऐसे दिख गया। तो यहां पर अक्रॉस द टेंजेंट जो बात कर रहे थे आप लोग कि टेंजेंट बनाए एंगल बनाए, टेंजेंट बनाए एंगल बनाए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअली में सरफेस टेंशन। यही वाला डायरेक्शन जो है वो सरफेस टेंशन का होगा। सरफेस टेंशन के वजह से ही ये मुड़ते हुए आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखना, अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसमें थोड़ा समझने में ध्यान लगाना पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे एनएलएम में, बहुत दिन से नहीं पढ़े, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत दिन से नहीं वो पढ़ाई, उसमें पढ़े थे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सरफेस है, ये सरफेस है, और इसमें ये टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन। तो इसका रिएक्शन किस तरफ लगेगा, इसका रिएक्शन जो है वो ऐसे यहां पर ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, आधा अधूरा हम लोग सुन कर आए हैं कि बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड है और टफ भी है ये वाला, ठीक है। यहां पर हो गया, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है समझ में। अब थोड़ा ध्यान से देखना और कुछ अपना भी इसमें इनपुट देना। ये जो एंगल है वो यहाँ पर मैथमेटिकली कहां पर आ जा रहा है, ये वाला एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इधर आ जा रहा है, क्या है ना। अब थोड़ा रिजॉल्व करने की बारी आ गई, बहुत दिन से नहीं किया एनएलएम, जब से ये बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू हुआ तो थोड़ा रिजल्टेंट रिजॉल्व बहुत दिन से नहीं किया, अब करते हैं। एंगल है, एरो है, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला, दिस इज आर कॉस थीटा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला आर साइन थीटा। अरे समझ, ये यहां पर भी तो होता है, ये चीज मेरे बोलने से सिर्फ इधर इसी पॉइंट पर थोड़ी होगा, ये जहां जहां पर है सब जगह पर हो रहा है। अरे समझ में, तो इधर भी होता है, समझ में आ रहा है। तो इधर जब बनाते हैं तो ध्यान से, तो इसमें आर साइन थीटा का कंपोनेंट इस तरफ होता है, कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है। तो ये देखो, ये आर साइन थीटा ये सब जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ये जो आर कॉस थीटा दिख रहा होगा आपको, ये जो आर कॉस थीटा है, इसका फोर्स किस तरफ लग रहा है, और ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ, यही पानी को ऊपर खींचते हुए लेकर के जाता है। प्रेशर डिफरेंस इसका आंसर था ही, बचपन से जानते हैं प्रेशर डिफरेंस से पानी ऊपर जा रहा है। बट सरफेस टेंशन का, नॉर्मल रिएक्शन का कॉज कंपोनेंट ही कॉज है कि इतने ही ऊपर तक पानी क्यों गया, एकदम ऊपर तक क्यों नहीं चला गया, एकदम नीचे तक क्यों नहीं रह गया, बीच में क्यों नहीं रह गया, एक डेफिनेट दूरी तक जा रहा है। उसमें कारण क्या है, कितना है तो भाई प्रेशर डिफरेंस एचरोजी से निकाल सकते हो, बट उसमें क्या कॉज है कि पानी इतना ही ऊपर तक चढ़ रहा है। तो वहां पर ये वाला जो आर कॉस थीटा का कंपोनेंट है, यही जो है वो रिक्वायर्ड फोर्स दे रहा है इस पानी को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए। आ रही है समझ में बात, इसको बनाओ डायग्राम को थोड़ा बड़ा फॉन्ट में। वो आर रेडियस वाला नहीं है, ये अभी आएगा गेम में, ये तो इसका रेडियस था, ये तो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। बनाओ जल्दी से, चलो पीछे का नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं, ये आर किसके बराबर था, ये तो यहां पर आर की जगह पर ऐसे टी कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, टी इस चैप्टर में टेंशन नहीं है, टी जो है वो सरफेस टेंशन है, पहला चीज तो ये। अब थोड़ा रिकॉल करते हैं, सरफेस टेंशन बराबर क्या पढ़े थे। अब ये पर यूनिट लेंथ पे थोड़ी काम कर रहा है, ये पूरा सरफेस टेंशन पर यूनिट सरकमफेरेंस पे काम कर रहा है। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, ये जो मेनिस्कस बना इसके पूरे सरकमफेरेंस पे काम कर रहा है। तो ये 2 पाई आर हो गया। अब आरी बात समझो, हम लिखना मत चुपचाप देखो, तो ये जो फोर्स है वो कितना हो गया। अभी मैं बोला और आप लोग में से कुछ लोग हाँ कर दिया, एक्चुअली में ये डायमेंशनली गलत हो जाता है। सरफेस टेंशन कभी भी वेट को बैलेंस नहीं कर सकता, फोर्स को बैलेंस करता है। सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर से एक फोर्स होता है, और वो इस मेनिस्कस में पानी को ऊपर खींच के लेकर गया,
अब इतना पानी के पास क्या है, मतलब इतने हाइट पर पानी भरा हुआ, तो अब उस पूरे पानी के पास क्या है, कौन सा फोर्स है, जिनका किया हुआ क्लास लोगों। अब क्या है, किसको बैलेंस करेगा, ये वाला किसको बैलेंस करेगा, ये तो ऐसे ऊपर लेकर के चला जाएगा, अफ्रीका पार कर देगा। वेट को इतना देरी लगता है, बोलो बायोट फोर्स क्या बता रहा हूँ, जिनका नहीं पढ़ा शांत रहो, बाकी लोग बताओ बायोट फोर्स कहाँ है इसमें। ये अगर किसी चीज को, ये टेंशन का कॉस थीटा जो है, अगर वो किसी चीज को बैलेंस नहीं करता तो ये तो पानी को उड़ा करके लेके जाता अंटार्कटिका पार, नहीं होगा ना, थोड़े ही दूर तक पानी चढ़ता है, हो सकता है चढ़े भी ना, क्योंकि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये जो फोर्स है ऊपर वाले तरफ में जो कि है T cos थीटा इंटू 2 पाई आर, T नहीं है, T cos थीटा इंटू 2 पाई आर है। ये इतने जगह पर, ये जो इतना वेट तक पानी चढ़ा है ऊपर, जितना सिर्फ ऊपर चढ़ा उसके बारे में बात हो रहा है, इसके वेट को क्या करके रखेगा, इसको वेट को बैलेंस करके रखेगा। वेट का फॉर्मूला पढ़े हम लोग mg, T cos थीटा इंटू 2 पाई आर, मास के जगह पर पढ़े हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज T cos थीटा, बात मत करो, पढ़ान ले लेंगे यही। अब वॉल्यूम, ये सिलेंडर के शेप का बन रहा है और इसीलिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो बोर है, और आपसे जो 2-4 एग्जांपल पूछा भी गया, उसमें जो बोरिंग है वो मोटा मोटी सिलेंडर के शेप में ही बनेगा। यही मजा है, विस्कोसिटी वाला जो चैप्टर पढ़े उसमें सब जनरली स्फेरिकल शेप का ही क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा, है भी प्रूफिंग और न्यूमेरिकल सब स्फेरिकल वाला ही है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो शेप रहेगा सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग याद कर आए हैं 10th क्लास में, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये आर इसी का इंटू इतने हाइट तक पानी ऊपर चढ़ा था इंटू जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आगे देखते हैं तो इससे हमारा ये पाई से पाई कट जाएगा और ये आर से आर कट जाएगा और कटा कुछ, और ये जो हाइट है इसके बारे में देखना, ये हाइट इधर कितना बचा, दिस इज 2t cos थीटा बाई आर रो जी। इससे हमें वो हाइट पता लग सकता है। ऐसे मतलब पिछले चैप्टर में हमें पता था कि प्रेशर डिफरेंस के वजह से ये ऊपर जा रहा है, कितने वेट तक को बैलेंस कर सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट से इस वेट को बैलेंस करेगा, कितने ऊपर तक पानी राइज करेगा, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी इज नोन एज एसेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। जिन लोग को बर्नौलीज थ्योरम मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको ये भी जानना है कि बर्नौलीज थ्योरम से ज्यादा बार, सिर्फ अगर स्कूल एग्जाम का प्रूफिंग ही आपका एक लाइफ में टारगेट है, तो सिर्फ प्रूफिंग में भी बर्नौलीज थ्योरम से ज्यादा बार स्कूल एग्जाम में एसेंट फॉर्मूला का प्रूफिंग आया है। और जो लोग मेंस एडवांस और नीट का तैयारी कर रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है, जितने बार वो आया है, उतने ही बार एसेंट फॉर्मूला का क्वेश्चन भी आया है। अंतर यह है कि एसेंट फॉर्मूला खुद का एक टॉपिक नहीं है, टॉपिक का नाम सरफेस टेंशन है, तो तुमको हर बार हो सकता है एसेंट फॉर्मूला का क्वेश्चन ना दिखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आप लोग कल परसों भी पढ़े, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर, सब तरह का न्यूमेरिकल मिला हुआ रहेगा। बट चैंपियन टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जितना इंपॉर्टेंट बर्नौलीज थ्योरम है, उतना ही इंपॉर्टेंट एसेंट फॉर्मूला भी है। पानी कितना ऊपर तक राइज करेगा, तो 2t cos थीटा बाई आर रो जी पर राइज करेगा। ठीक है, ये हो गई बातें, और इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब लिखते लिखते आप लोग इस एंगल के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हुआ था। ये एंगल कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, जहां पर ऐसा मुंह नीचे की तरफ रहे, तो हम लोग ऐसा थोड़ी याद करके जाएंगे, जेईई में नीट में थोड़ी मुंह नीचे बना कर कराएगा, हमें याद ही करना पड़ेगा कि अगर लिक्विड ग्लास का क्वेश्चन है और आप खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर वो लिक्विड उस कंटेनर को भिंगा सकता है, तो उसमें पानी जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट एंगल आएगा। और इस फॉर्मूला में देखेंगे आप लोग भी, जो लोग अच्छे हैं मैथ्स में, चाहे नॉन मैथ्स वाले लोग भी, 2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, T इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सरफेस टेंशन है निगेटिव में नहीं आ सकता, ये रेडियस है ये निगेटिव में नहीं आ सकता, डेंसिटी है निगेटिव में नहीं आ सकता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता घटता निगेटिव में तो नहीं आया। और cos थीटा हम लोग 10th क्लास तक पढ़े, और अब 11th वाले में मैथ्स वाले लोग पढ़ रहे हैं, नॉन मैथ्स वाले लोग याद किए हैं, बट आप लोगों को आइडिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में
हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव। अगर नॉन मैथ्स वाले लोग नहीं भी पढ़े तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा लो। एक्यूट एंगल तो 9th 10th वाला जो जितना भी cos थीटा पढ़ो सब एक्यूट एंगल का था, और एक्यूट एंगल में ये सारा cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो h का वैल्यू क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा। तो पानी जो है वो ऊपर के तरफ ही राइज करेगा। कब? आप फाइनल समरी बताओ। एक लिक्विड है, उसको कंटेनर में पुट किया, वो लिक्विड जो उस कंटेनर को अगर भिंगाता हो तो उसका मेनिस्कस कनकेव बनेगा, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बनेगा, और उसमें किसी भी कीमत पर पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, और कितने ऊपर तक राइज करेगा तो h बराबर 2t cos थीटा बाई r रो, जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यही अगर मरकरी का केस होता, नोट बना के इधर आ गया वीडियो में, तो ये मैं डायग्राम नहीं बना रहा, बुक में भी है, बट आप लोग अभी थोड़े पहले देखे थे। मरकरी के लिए ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था वो कितना था? 140। तो हमें याद नहीं करना है, बट ये वैल्यू ऑब्ट्यूज होता है, ये याद करना। मरकरी ग्लास, मतलब मरकरी का नहीं, मरकरी इन ग्लास का क्वेश्चन हो तो ये वाला एंगल कैसा रहेगा? ये ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पर मैथ वाले लोग को भी और नॉन मैथ वाले लोग को भी आपको मालूम है कि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू जो है वो माइनस होता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल हाइट जो है वो निगेटिव में आएगा। बचपन से हमें मालूम है हाइट निगेटिव हो नहीं सकता है, इसका मतलब उस केस में ऊपर नहीं जाकर के मरकरी जो है वो उस लिक्विड, वो जो कंटेनर डालोगे उसमें नीचे की तरफ चला जाएगा और मुंह उसका कन्वेक्स शेप में रह जाएगा। अरे ये समझ में, वहां पर भी वो जो h निकलेगा वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, 2t cos थीटा बाई r रो जी, बट हाइट जो है वो निगेटिव में आएगा। बचपन से 1 क्लास से हमें मालूम है हाइट निगेटिव नहीं हो सकता। हाइट निगेटिव होने का मतलब उस ट्यूब में मरकरी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, नीचे चला जाएगा जहां से तुम रिफरेंस लेवल लिए हो। जैसे ये रिफरेंस है तो नीचे, और मुंह कनकेव नहीं, उसका मेनिस्कस जो है वो कन्वेक्स हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को जब हाइट नीचे की तरफ जा रहा हो उसको हम लोग डिसेंट फॉर्मूला कहते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिसेंट फॉर्मूला। तो इसको याद रखना। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे एसेंट फॉर्मूला से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन नोट बना करके लिख लेना, पहले नोट बना करके लिख लेना, तो नोट बना करके लिख लेना। तो ये हम लोग लगातार जब से पढ़ रहे, सरफेस टेंशन का शायद तीसरा क्लास है ना, सरफेस टेंशन का तीसरा क्लास है। पहले दिन से इसमें बताया जा रहा है सरफेस टेंशन लिक्विड के मॉलिक्यूल का अपर लेयर वालों का प्रॉपर्टी है जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करता है। बार बार बताया जा रहा है कि टेम्परेचर अगर आगे पीछे करोगे तो ये जितना फॉर्मूला सब लिख रहे हो, डिराइव कर रहे हो, वो सब काम नहीं करेगा। बट वो फॉर्मूला क्या है वो तुम्हारे किताब में नहीं दिया हुआ, सिलेबस की बात है। जैसे मैं कल भी किसी को बता रहा, 10th क्लास में आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ करके आए थे, उसमें साफ साफ लिखा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, ये सब का सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 10th के एनसीईआरटी बुक में भी था, बट कितना फॉर्मूला पर डिपेंड करता है वो नहीं दिया होता 10th के बुक में, वो अब 12th में है ना। उसी तरह से ये सरफेस टेंशन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या बोलते हैं उसको, फेनोमेना है, बट टेम्परेचर की किस फॉर्मूला पर है वो आपके क्लास में नहीं दिया हुआ। आपके क्लास में नहीं देने का मतलब ये नहीं कि अब 12th में मिल जाएगा, 12th में 11th से कोई लेना देना है नहीं। मतलब एज ए साइंस स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड का बात है और लिक्विड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, चाहे सरफेस टेंशन है, वो लिक्विड पर डिपेंड, टेम्परेचर के इफेक्ट पर डिपेंड करेगा, बट कितना करेगा, किस फॉर्मूला पर करेगा, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सिर्फ इसको हम लोग नोट बना करके ऐसे याद करने के लिए आप लोग कल कुछ लोग बता दो, खुद से ही बता दो, टेम्परेचर को अगर राइज करते हो, टेम्परेचर को अगर राइज करते हो तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बढ़ेगा या फिर घटेगा? सोच के बोलना, सोच के। घटेगा। सरफेस टेंशन अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो गाढ़ा हो रहा था वो क्या होने लगेगा, वो एक्सपेंड करेगा, और एक बार एक्सपेंड करने लगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या होने लगा, उसका सरफेस टेंशन कम होने लगा। फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला नहीं कि कितना टेम्परेचर पर क्या होगा ये कैलकुलेट कर लो, एक्सपोनेंशियल का पावर -2 अल्फा थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। होता है टू बी फेयर, आपके क्लास में नहीं है ना। तो ये बस जान के रखेंगे, नोट बना देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है, और अगर टेम्परेचर घटा दें तो सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको याद रखना। ठीक है, तीसरा नंबर,
ठीक है, तीसरे नंबर को लिखो, एडिशन ऑफ सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज अगर ऐड करोगे लिक्विड में, लाइक जैसे पानी के लिए तो NaCl जैसे सॉल्यूबल है ना, इन सबको अगर ऐड करते हो तो उससे हमारा सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एडिशन ऑफ सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज लाइक NaCl इंक्रीजेज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स लाइक वाटर। याद रहेगा इसको, ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर में है, याद रखना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आज नहीं, न्यूमेरिकल कल करते हैं, आज मेरा क्लास है अभी, आप लोग बस ये चैप्टर खत्म हो, न्यूमेरिकल वाला क्लास कल हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कल ये डिस्कशन हो रहा था, ये स्कूल एग्जाम वालों का पूछा जाता है इस चैप्टर में, पता नहीं मेरे को तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता नहीं, बट ये पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन को स्कूल वाले लोग देखेंगे, ये आता है स्कूल एग्जामिनेशन में। व्हाई हॉट सूप टेस्ट्स बेटर, व्हाई हॉट सूप टेस्ट्स बेटर, हर बार स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, देन कोल्ड सूप। ठीक है, सूप ठंडा रहता तो कोई पीता नहीं है, हॉट सूप ही लोग पीते हैं, ठंडा वाला सूप नहीं पीते है ना, छोड़ देता आदमी, चाहे चिकन वाला सूप हो तो भी छोड़ देगा, नहीं मतलब ठंडा सूप कोई पीता नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है साइंस का, बट ये आता है स्कूल एग्जामिनेशन में, एकदम रेगुलर आता है इस चैप्टर से। तो आंसर बताओ, खुद से बताओगे। हॉट सूप है, गर्मी बढ़ाए हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ तो वो फैलेगा, और फैलेगा तो जैसे हॉट सूप है वो फैलेगा तो जीभ के ज्यादा पोर्शन तक जाएगा, फैलेगा तो टेस्ट का बात हो रहा है, टेस्ट। और टेस्ट कल बता रहे थे निखिल की, टेस्ट एक क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि तुमको अच्छा लग रहा है तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई जरूरी बात तो है नहीं, बट हाँ बिल्कुल पसंद के ऊपर है। अब वो चीज जिसको नहीं पसंद है उसमें तो और फैल रहा है तो उसको और खराब लगेगा एक्चुअली में। बट अगर साइंस का आंसर का बात करें इसके ऊपर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, स्कूल एग्जाम में इस क्वेश्चन का केवल यही आंसर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है लिक्विड का, इसलिए वो ज्यादा दूर तक फैलेगा, और जीभ के साथ जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो अगर वो टेस्टी लग रहा है तुमको पीने में तो वो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ेगा। ये इस क्वेश्चन का साइंस के हिसाब से आंसर है। इसमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग ऐड करते हैं तो ऑब्वियस आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि तुमको हॉट सूप पसंद आए, बट इस क्वेश्चन का आंसर स्कूल एग्जाम में यही जाएगा, लिख लोगे ना। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का सारा चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल कल इसमें और हम लोग आज तो खैर किए नहीं, कल इसका न्यूमेरिकल करते चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है।